हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंस सर्विस का नेचर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो सारा डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर है जिसमें आपको डीमैट अकाउंट, अंडर राइटिंग, डिपॉजिट इंश्योरेंस और हायर परचेज, बहुत सारी चीजें जो एक फाइनेंस सर्विस देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो सुविधाएं आपको देती है वो सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो काफी आपके लिए यूजफुल होगा। व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार करना मतलब वस्तुओं और सेवाओं का ट्रांजैक्शन करना, वो जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि व्यापार को चलाने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं हों जो व्यापार को समय समय पर हेल्प करती जाए, उन्हें सपोर्ट करती जाए ताकि वो व्यापार आगे बढ़ सके। और इन्हीं संस्थाओं में, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ होते हैं जो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, जो फाइनेंस सर्विस हमें प्रोवाइड कराते हैं। ऐसी संस्थाओं को ही वित्तीय संस्थाएं या फाइनेंस सेक्टर कहा जाता है। तो यहां पर हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, वित्तीय सेवाओं की प्रकृति और प्रकार। मतलब जो फाइनेंस सर्विस है वो किस टाइप के हमें सुविधाएं देती है, क्या क्या हमारे लिए वो कार्य करती है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस, जमा बीमा। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे इसके प्रकार हैं, बहुत सारे कार्य हैं। आप देख सकते हैं वित्तीय सेवाओं की प्रकृति और प्रकार में बहुत सारे हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके पूरे का डिटेल आज आपको बताने जा रहे हैं। पहला, जैसा कि मैंने बताया, पहला है डिपॉजिट इंश्योरेंस, जमा बीमा। किसी न किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होगा या आपके परिवार का अकाउंट होगा। कभी आपने ये सोचा है कि जहां हम पैसे जमा कर रहे हैं उस बैंक का अगर दिवालिया निकल जाए, वो डिफाल्टर हो जाए, मतलब उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो खराब हो जाए और ऐसा कंडीशन आ जाए कि वो पैसा हमें रिटर्न ना कर पाए। क्योंकि जो पैसा हम बैंकों में जमा करते हैं, आपने जो पैसा बैंक में जमा किया, तो आप कल्पना कीजिए कि आपने जितने नोट बैंक में जमा किए थे, जब आप निकालने जाएंगे तो क्या आपको वही नोट वापस मिलेंगे? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बैंक ने उस पैसे को कहीं ना कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है। वो पैसा आपके अलग अलग डब्बा बनाकर, गुल्लक बनाकर वो उसमें भरते नहीं जा रहा है कि ये मोहन का है, ये सोहन का है, ये सुरेश का है। ऐसा नहीं। उसने क्या किया, जो पैसा आपने डिपॉजिट किया उस पैसे को उठा के उसने किसी दूसरी कंपनी के शेयर में या अन्य किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां से उसको जो इनकम मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, वही हमें वो उसमें से कुछ परसेंट अपना काटकर इंटरेस्ट के रूप में हमें हमारे सेविंग अकाउंट पर देता है। साथ ही साथ बैंक बहुत सारे कस्टमर को लोन भी प्रोवाइड करता है। अब जरूरी नहीं है कि जिन जिन लोगों को उसने लोन दिया या जिन कंपनियों में उसने पैसे इन्वेस्ट किए सबसे उसको प्रॉफिट हो या सारे लोग लोन रिटर्न कर दें। कुछ कंडीशन में, कुछ जगहों पर पैसे डूब भी जाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर हमारा पैसा डूब गया, दिवालिया हो गया बैंक, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई, तो क्या होगा? क्या हमारा पैसा रिटर्न मिलेगा? तो यही जो चीज है, इसी के लिए बैंक क्या करती है, बैंक उस पैसे का भी इंश्योरेंस करा लेती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इस संस्था से वो हमारे जमा पैसे का इंश्योरेंस करा लेती कि अगर किसी कारणवश बैंक हमारा पैसा रिटर्न करने में फेल हो जाए तो ये संस्था, जो इंश्योरेंस करने वाली संस्था है, ये वो हर्जाना देगी, उसका क्लेम ये पेड करेगी। और बैंक इसके लिए समय समय पर उसे प्रीमियम पटाते रहता है। वो प्रीमियम हमको नहीं पटाना होता है, हमको हमारे से अन्य दूसरे फीस के रूप में बैंक उसे वसूल कर लेती है और अपने से वो प्रीमियम वो पटाती रहती है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस। जो पैसा जमा है उसका इंश्योरेंस करना, जमा बीमा। दूसरा है बिल मिति काटा, जिसे हिंदी में कहा जाता है, या बिल का बट्टे पर भुनाना। इंग्लिश में इसे कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। चलिए, एक आपको बिल, प्राप्त विपत्र और देय विपत्र की एक कहानी हम सुनाते हैं कि जब तक क्यों आप उसको समझेंगे नहीं, वो कहानी जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि बिल होता क्या है। दो आदमी हैं, एक है सुरेश और दूसरा है मुकेश। एक दिन सुरेश मुकेश के पास जाता है और मुकेश से कहता है कि भैया मेरे को कुछ सामान उधार लेना है, दे दो। अब जो मुकेश है वो सुरेश से परिचित नहीं है, उसे नहीं जानता है ना। तो वो कहता है कि भैया ठीक है, मत दे तो देता, लेकिन आपसे तो मेरा कोई परिचय है नहीं, पहली बार आप मेरी दुकान में आए हो, मैं कैसे आपको माल दे दूं। अब मुकेश जो है उसको ये भी लालच है, एक इच्छा है कि वो सुरेश को माल बेचे, ये 10-20 हजार 25 हजार का माल खरीदने वाला है। लेकिन अगर हम इसको उधार नहीं दिए तो ये कहीं और जाकर उधार खरीद लेगा जहां से इसको उधारी में सामान मिलेगा। तो मुकेश के मन में एक ये भी चिंता है कि मेरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ उसको इस बात का भी डर है। क्या डर है? कि अगर मैं कहीं उधार दे दिया और ये गायब हो गया
पैसा देने से इनकार कर दिया तो मेरा इतना पैसा डूब जाएगा। प्रायः हर व्यापारी के साथ ये सिचुएशन उसे फेस करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम आती है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्स का यूज किया जाता है। बिल्स क्या होता है? ऐसे केस में मुकेश कहता है ठीक है भैया मैं आपको सामान दूंगा, आप जितने का चाहिए उतने का सामान मेरे यहां से ले जाइए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं आपके नाम पर एक बिल लिखूंगा, आपको उस बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब सुरेश जितने का भी उधार माल खरीदेगा उतने पैसे का एक बिल मुकेश के द्वारा सुरेश के नाम पर लिखा जाएगा, ठीक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, विनिमय विपत्र कहलाता है। और मुकेश उस बिल को लिखकर सुरेश को देगा, सुरेश उस पर अपना साइन कर देगा जिसमें लिखा होगा कि मैं आज दिनांक को सुरेश को इतने का माल उधार बेच रहा हूं और इतने महीने बाद, इतने दिनों के बाद या इस तारीख को सुरेश मेरा पैसा वापस करेगा। सुरेश उसको एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करके उस बिल को वापस दे देता है मुकेश को। अब मुकेश के पास एक गारंटी आ गई कि सुरेश ने मुकेश से माल उधार खरीदा। अब सुरेश भागेगा नहीं, भागेगा तो हम पुलिस थाने में जाकर उसके पीछे पुलिस दौड़ा देंगे, पुलिस वाले उसको पकड़ के लाएंगे और हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो एक गारंटी आ गई। अब मुकेश जो है आसानी से सुरेश को उधार माल बेच सकता है। ये जो विपत्र है, ये जो बिल है, ये सुरेश के लिए, क्योंकि सुरेश ने एक्सेप्ट किया है तो उसके लिए ये देय बिल है और यही बिल मुकेश के लिए प्राप्य बिल है। ठीक है, बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल। तो ये दो अलग अलग कागज नहीं होते, एक ही कागज होता है जो पाने वाले के लिए प्राप्य बिल होता है और देने वाले के लिए देय बिल होता है। तो इस तरह से दोनों की समस्याएं सॉल्व हो गई, इसको उधार सामान मिल गया और उसको भी रिस्क उसका कम हो गया। अब मान लो कि 3 महीने का समय था, 3 महीने के बाद सुरेश से पैसा उसको वापस मिलता मुकेश, ठीक है। अब मुकेश को पैसे की जरूरत पड़ गई 15 दिन बाद, जिस दिन बिल लिखा था उसके 15 दिन बाद ही मुकेश को इमरजेंसी आ गया और पैसे की बहुत जरूरत है। अब वो सुरेश के पास किस मुंह से जाएगा, है ना, क्योंकि उसने तो 3 महीने का उसको समय दे रखा है। अब वो सुरेश के पास जाके पैसा मांगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। अगर आपस में उन दोनों का व्यवहार अच्छा होगा, सुरेश की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, तब तो वो दे सकता है, लेकिन अब वो कानूनन उससे मांग नहीं सकता, उसको मांगने का हक नहीं। तो ऐसे केस में अब उसको तो समस्या हो गया, भाई उसी का पैसा वो मांग नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, वो जो बिल है उस बिल को वो बैंक जाएगा और अपने बैंक में जमा करा देगा और बैंक उसको पैसा दे देगी। ठीक, अब बैंक जो है उसको पैसा दे देगी। मान लो वो 25,000 रुपए का बिल था तो बैंक उसको पूरा पैसा देगी क्या, बताओ। बैंक उसको पूरा पैसा दे देगी तो उस बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक को भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। बैंक क्यों काम कर रही है, कुछ प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, कमीशन के लिए काम कर रही है। तो बैंक क्या करेगी, अब बैंक को कितना महीने, 2.5 महीने वेट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए, 2.5 महीने बाद पेमेंट होगा। तो 2.5 महीने का वो बट्टा काट लेगी, डिस्काउंट काट लेगी और मान लेते हैं कि 24,500 रुपए मुकेश को बैंक से मिल गया। तो ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, बिल मिट्टी काटा कहलाता है या बिल्स डिस्काउंटिंग कहलाता है। ठीक है, इसको बिल का बट्टे पर भुनाना कहा जाता है। अब जब 3 महीने की अवधि पूरी होगी, वो पीरियड कंप्लीट करेगा तो बैंक पेमेंट ले, कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। बिल मिट्टी काटा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और एग्जाम में नहीं भी आया तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है, लीज फाइनेंस। फाइनेंस भी एक छोटे और मिडिल क्लास बिजनेसमैन के एक संजीवनी बूटी का काम करता है, क्योंकि व्यापार में कई ऐसी संपत्तियां होती हैं, परिसंपत्तियां होती हैं, एसेट होते हैं जो हम रखना चाहते हैं अपने पास। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास होता तो हमारा व्यापार अच्छा चलता, हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलता, क्योंकि दूसरा हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसके पास तो है और वो इसी के कारण ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन हमारे पास, हमारा जेब खाली, पैसे है नहीं, तो हम उसको खरीदे कैसे, वो प्रॉपर्टी हम खरीद नहीं पा रहे हैं। तो वहां पर ये जो लीज ऑफ फाइनेंस है ये बड़ा उपयोगी होता है। ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति जो उस संपत्ति का मालिक होता है, वो जिस व्यक्ति को जरूरत है उस व्यक्ति को अपनी वो संपत्ति, अपनी वो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे देता है और बदले में उससे पैसे लेता है। हम कह सकते हैं कि रेंट लेता है, किराया लेता है, लीज फाइनेंस कहलाता है। इसको लीज फाइनेंस कहते हैं, मतलब पट्टे पर वो संपत्ति को ले लेता है और समय समय पर उसका पेमेंट करते जाता है, और जितने समय के लिए ये लीज रहेगा, एग्रीमेंट होगा, उतने समय के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस मालिक को मिल जाएगी और तब तक वो जिसने लीज लिया हुआ है वो उसका यूज करेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको खरीदना नहीं पड़ा तो आपके पैसे बच गए, आप उस पैसे को अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बचा हुआ जो पैसा है उसी पैसे से उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये जो जितने भी कोल माइंस वगैरह होते हैं,
है ना, ये सारी लीज में लिए जाते हैं। इसी तरह से लीज में इनको लिया जाता है, खरीदा नहीं जाता गवर्नमेंट से, हम उस प्रॉपर्टी को खरीदते नहीं है, लीज में लेते हैं। वो लीज 40 साल का, 50 साल का, 80 साल का, 90 साल का हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि रेंट में जो लोग रहते हैं या कोई सामान रेंट में लाते हैं वो भी तो रेंट चुकाते हैं, तो फिर रेंट और लीज दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग नहीं है, सॉरी, दोनों क्या है? अलग अलग है। रेंट अलग है और लीज अलग है। रेंट प्रायः क्या होता है? कम पैसे का होता है और कम समय का होता है, छोटी प्रॉपर्टी का होता है। और लीज जो होता है, लीज लंबे टाइम के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है और उसका पेमेंट भी ज्यादा होता है। तो ये मेन दोनों में डिफरेंस है। किराया क्रय एवं किस्त उधार पद्धति, ठीक है, ये दो चीजें और आती हैं जो फाइनेंस सर्विस देने वाली संस्थाएं हमें उपलब्ध कराती हैं। ये जितनी चीजें हम बता रहे हैं, कुछ प्रॉपर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पार्टियां होती हैं जो एक व्यापारी को इन सुविधाओं को देती हैं और बदले में कमीशन लेती हैं, अपना फीस लेती हैं। इन्हीं में है किराया क्रय। किराया क्रय क्या होता है कि हम, अभी देखिए, आप लोगों ने कई बार ऐसा किया होगा कि आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल, या आपकी जो बाइक है वो बाइक, या आपके पास जो कार है वो आपने फाइनेंस करा लिया होगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट उसका आप ईएमआई हर महीने पटाते होंगे। तो यही है हायर परचेस, किराया क्रय। मतलब जब हम कोई सामान खरीदते हैं उस समय कुछ डाउन पेमेंट कर दिया जाता है, कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और फिर बाद में धीरे 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 हम उसके पैसे को चुकाते जाते हैं। हम जैसे ही डाउन पेमेंट करते हैं, फर्स्ट पेमेंट करते हैं, वैसे ही वो संपत्ति, वो एसेट हमें मिल जाता है। लेकिन हम उसके मालिक कब बनते हैं? हम उसके बनते हैं जब हम लास्ट पेमेंट चुका देते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद हम पूरी तरह से उसके मालिक बनते हैं। अगर इस बीच में हमने पेमेंट करने से मना कर दिया या हमारा पेमेंट फेल हो गया, तो उस कंडीशन में जो उसका ओरिजिनल मालिक है वो चाहे तो उस सामान को वापस ले सकता है, ठीक है, चाहे बाइक हो, कार हो, कोई भी संपत्ति हो, वो मालिक उसको वापस ले सकता है। तो यह हो गया हायर परचेस। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, है ना, जो इस तरह से फाइनेंस करती हैं। मोबाइल, बाइक, कार, बड़े ट्रक, बस, है ना, ये सारी चीजें फाइनेंस करने वाली बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे बजाज की हैं और भी बहुत सारी हैं। तो ये यही काम करती है। फिर इसी में एक और आता है किस्त उधार, ठीक है, मतलब इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। तो ये क्या होता है? इसमें नॉर्मल हम कहीं गए, कोई सामान खरीदे और दुकान वाले को बोले भैया पैसा अभी तो नहीं है, पैसा मैं आपको धीरे धीरे हर महीने करके चुका दूंगा। दुकान वाला मान गया और बोला कि ठीक है, ले जाओ और देते रहना। तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर जैसे ही हमने सामान खरीदा उसके मालिक भी हम बन गए और उसका कब्जा भी हमारे पास आ गया। अब जैसे जैसे समय आएगा हम उसका पेमेंट धीरे धीरे करते जाएंगे। यहाँ पर फिर वो वापसी वाला झंझट नहीं होगा, वो वापस नहीं ले जा सकता। हाँ, अगर पैसा हम नहीं दें तो मारपीट होगा, थाना कोर्ट कचहरी होगा, लेकिन सामान वापसी का अब उसका अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन हायर परचेस में क्या है? हायर परचेस में अथॉरिटी हमें नहीं मिली होती है। अगर आपने बाइक फाइनेंस कराया है तो बाइक के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो तब मिलेंगे जब आप पूरा पेमेंट कर दें। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही फाइनेंस सेक्टर के सर्विस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अंडर राइटिंग। नेक्स्ट है अंडर राइटिंग, अभिगोपन। अभिगोपन क्या होता है? तो चलिए थोड़ा सा हम आपको और आगे ले चलते हैं, एक कंपनी के बारे में आपको बताते हैं। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके पास खुद की कैपिटल नहीं होती। जैसे कि आपको मालूम है कि कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, एक पब्लिक कंपनी और दूसरी प्राइवेट कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें तो कुछ लोग मिलकर उस कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, शुरू करते हैं और खुद के पैसे से उसे चालू कर लेते हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी अपने से खुद से कैपिटल नहीं लगाती। पब्लिक कंपनी का कैपिटल कहां से आता है? पब्लिक कंपनी का कैपिटल आता है जो पब्लिक होती है उससे। पब्लिक का पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट होता है। कैसे? तो वो जो कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, वो क्या करती है? पूंजी प्राप्त करने के लिए, पैसे लेने के लिए वो शेयर, अंश पत्र जारी करती है, ठीक है, अंश पत्र इशू करती है और वो अंश पत्र पब्लिक खरीदती है। प्रत्येक अंश की अपनी एक वैल्यू होती है, वो 10 रुपए का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, अपना एक वैल्यू होता है और जिस भी व्यक्ति को जितने अंश खरीदने होते हैं उतना पेमेंट वो करता है और इस तरह से उसे अंश मिल जाते हैं और कंपनी को पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन जो कंपनी लॉ है, भारतीय कंपनी अधिनियम, उसके अनुसार अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है तो शेयर इशू करने के बाद वो तब तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक कि एक न्यूनतम राशि, जिसको न्यूनतम अभिदान कहा जाता है, वो न्यूनतम अभिदान की राशि जब तक उसे नहीं प्राप्त हो जाती है ना, मान लेते हैं 25%, मान लो कि 10 लाख रुपए
10 लाख रुपए के उसने शेयर इशू किए, तो इसका मतलब है कि जब तक 2.5 लाख रुपए उसे नहीं मिल जाएंगे कैपिटल के रूप में, तब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कोई बड़ी कंपनी है, टाटा, बिरला, रिलायंस, तो इनको तो आसानी से पैसे मिल जाएंगे, कोई भी इनके पैसों शेयरों को खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन एक नई कंपनी जिसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, जिसका आपने नाम भी नहीं सुना है, उस कंपनी के अंशों को खरीदने के पहले आप 10 बार सोचेंगे। कोई भी आदमी अपने जेब से पैसा किसी को देने से पहले 10 बार सोचता है, और अनजान आदमी को पैसा बिल्कुल नहीं देता। तो एक अनजान कंपनी में आप अपने शेयर के लिए पैसे नहीं खर्च करेंगे। आप चाहेंगे कि एक ऐसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं जो पहले से स्टेब्लिश हो, पहले से प्रॉफिट में हो। तो नई कंपनी को अपने शेयर बेचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, समय लगता है उसे स्टेब्लिश होने में। लेकिन स्टेब्लिश वो कब होगा, समझना, स्टेब्लिश वो कब होगा, जब वो बिजनेस करेगा। हम उसका नाम कैसे जानेंगे, हम उसके प्रोडक्ट को कैसे जानेंगे, जब वो बिजनेस करेगी। लेकिन बिजनेस कब करेगी, जब उसके पास 25% शेयर उसके बिक जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बीच का डिफरेंस है, मान लो कि 25% उसके शेयर नहीं बिके, तो क्या होगा। तो इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक पार्टी होती है, एक संस्था होती है, जो उसे इस बात की गारंटी देती है कि अगर पब्लिक ने आपके अंश नहीं खरीदे, आपके शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदे, तो मैं उन शेयरों को खरीदूंगा, और मैं वो जो 25% का क्राइटेरिया है उसे मैं पूरा करूंगा। मैं एग्जांपल के लिए 25% बता रहा हूं आपको, मैं उसे पूरा करूंगा। ये वो कंपनी करती है, वो पार्टी करती है, और ये जो काम है, यही काम अभिगोपन कहलाता है। उन दोनों के बीच का जो संबंध है वो अभिगोपन कहलाता है, अंडर राइटिंग कहलाता है। ठीक है, और वो जो संस्था है, वो जो व्यक्ति है जो इस तरह की गारंटी दे रहा है, वो अभिगोपक कहलाता है, अंडर राइटर कहलाता है, और उसे इस गारंटी के बदले में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। वो कमीशन क्या कहलाता है, अभिगोपन कमीशन कहलाता है। उसे हम अंडर राइटिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। अब अगर मान लेते हैं कि उस कंपनी के अंश बिक गए, उसको अभिगोपन की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो वो जिसने गारंटी दी थी उसका कमीशन मिलेगा कि नहीं, उसे बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसने गारंटी दी थी कि मैं कम को पूरा करूं, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो उसको उसका कमीशन मिलेगा ही, चाहे कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हो गया अभिगोपन, अंडर राइटिंग। बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें, प्रश्न आता है अभिगोपन कमीशन किसे कहते हैं, 11th में भी और 12th में भी, और आगे आप बीकॉम एमकॉम कहीं भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन आएगा, अभिगोपन किसे कहते हैं। डीमैट सेवा, आगे देखते हैं डीमैट सेवा क्या होता है। डीमैट अकाउंट के बारे में आप सुने होंगे, अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी रुचि फाइनेंस सेक्टर में होगी, तो आप डीमैट शब्द जरूर सुने होंगे। ये शेयर मार्केट से संबंधित वर्ड है जो आजकल काफी प्रचलित है। डीमैट क्या होता है, तो देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो कंपनी कैपिटल पाना चाहती है वो अपने शेयर पब्लिक में इशू करती है, और पब्लिक उन शेयरों को खरीदती है। पहले क्या होता था, जब कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीदते थे तो उनको कंपनी की ओर से कुछ कागजात भेजे जाते थे, डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते थे, पेपर भेजे जाते थे, और उन पेपरों को उन्हें संभाल के रखना पड़ता था। ये थोड़ा सा जटिल काम हो जाता था, पेचीदा काम हो जाता था, क्योंकि हम जानते हैं कि शेयरों का भी क्रय विक्रय होता है, लेन देन होता है। अब जब उसको अपने शेयर बेचने होते थे तो फिर वो कागज दूसरे को देना, उसका नाम बदलवाना, ये थोड़ा सा झमेला वाला काम हो जाता था। अब आज के इस डिजिटल युग में जब सब चीज डिजिटल हो गया है, तो इस डिजिटल युग में क्या कर दिया गया है कि उस शेयर को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड को डिजिटल बना दिया गया है, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसको अभौतिक रूप से, मतलब फिजिकल वो कागज नहीं होता है ना, डिजिटल करेंसी के रूप में उसे चेंज कर दिया जाता है, और उसी के लिए जो खाता खोला जाता है उसको डीमैट अकाउंट कहते हैं, जिसमें हम उसको डिजिटल रूप में रखते हैं। मतलब हमने जितने अंश किसी कंपनी के खरीदे, जितने शेयर खरीदे, उतने का हमारे में ऑप्शन दिखाई दे देता है, हमारे में क्रेडिट हो जाता है कि हाँ आपने इतने शेयर खरीदे। जब हम उन शेयरों को बेचते हैं, किसी दूसरे को देते हैं, तो शेयर कम हो जाते हैं और उसका पेमेंट हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है जो डीमैट सर्विस कहलाता है। आगे है निर्गम रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार टू इशू, मतलब जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो वो क्या करती है, किस्तों में पैसा लेती है, इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स के रूप में। तो जैसे जैसे ये कंपनी काम करते जाती है, एक ऐसी संस्था होती है, एक है ना, ऐसा प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो क्या करता है, कंपनी के इन सारे ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करता है, उनका रजिस्ट्रेशन करता है। तो ये कहलाता है निर्गम रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार टू इशू, इसी को कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कंपनी अपने अंश निर्गमित करेगी, उसे आवेदन का पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, कॉल्स का पैसा मिलेगा, तो वो रजिस्ट्रार क्या करता है, उसका रजिस्ट्रेशन करते जाता है, पंजीयन करते जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर क्या होता है, मर्चेंट बैंकर का मतलब होता है कि जो कंपनी के पहले काम से लेकर, जब कंपनी शेयर इशू नहीं की होती है तब से लेकर शेयर इशू होने तक
जो सारा काम करता है उसकी ओर से, वो मर्चेंट बैंकर। ठीक है, जैसे अब हमको कैसे पता चलेगा कि किसी कंपनी के शेयर बिक रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी को अपना एक प्रॉस्पेक्टस जारी करना पड़ता है, प्रविवरण जिसको कहा जाता है। तो कंपनी प्रविवरण जारी करती है, उस प्रविवरण में कंपनी का पूरा डिटेल होता है। ठीक है, अब उस डिटेल को देखकर ही पब्लिक पैसे लगाने को इंटरेस्ट लेती है। तो वो प्रविवरण जारी होने से लेकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयरों का लिस्टिंग होने तक, रजिस्ट्रेशन होने तक जितना भी वर्क है वो सारा मर्चेंट बैंकर का होता है। मतलब कि प्रविवरण जारी करना, फिर शेयर के लिए एप्लीकेशन बनाना, कौन हमारा दलाल होगा, ब्रोकर होगा, उसकी व्यवस्था करना, कौन हमारे शेयरों का अभिगोपक होगा, कौन अंडर राइटिंग करेगा, उसकी व्यवस्था करना, ये सारा का सारा प्रोसेस जो करने वाला होता है वो मर्चेंट बैंकर होता है। आजकल बहुत सारे बैंक इन सारी चीजों को, फाइनेंस सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। आगे है प्रबंध दलाल, मैनेजिंग ब्रोकर। ये क्या काम करते हैं? तो इनका भी काम इसी प्रकार का होता है और ये कंपनी के बहुत सारे जो वर्क हैं वो अपनी ओर से करते हैं। ये एक ऐसी संस्था होती है जिससे कंपनी के सारे कार्यों की जानकारी होती है। अब भाई कंपनी तो पहली बार, जिस हम कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो तो पहली बार मार्केट में आई है, अभी स्टार्ट हो रही है, उसको सारा प्रोसेस तो मालूम नहीं होगा, जितनी फॉर्मेलिटीज है वो उसको मालूम नहीं होगी। तो ये जो मैनेजिंग ब्रोकर्स होते हैं ये जानकार होते हैं, उस फील्ड के खिलाड़ी होते हैं और ये लोग उसकी ओर से पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं। तो इनको कहा जाता है मैनेजिंग ब्रोकर। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे बैंक आजकल कई कंपनियों के इस तरह से फाइनेंस सर्विस उन्हें दे रही है। आगे है, नेक्स्ट है लेनदारी लेखा क्रय या फैक्टरिंग। ये क्या होता है? अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेसमैन उधार माल भी खरीदते हैं और उधार माल बेचते भी हैं। ठीक है, आपने भी कहीं ना कहीं से कुछ सामान उधार खरीदा होगा और हो सकता है किसी को उधार दिया भी होगा, अपने दोस्तों को, है ना, परिवार में भाई बहनों को दिया होगा। तो अब उस पैसे को वापस लेना एक कठिन काम है, आप जानते हैं। हर कोई ईमानदार नहीं होता जो समय पर पैसे खुद लाकर देते हैं। कई बार क्या होता है, हमें अपने पैसे के लिए ही बार बार उनके सामने जाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। अब जो बिजनेसमैन है वो पैसा मांगने जाए, तकादा करने जाए या अपना बिजनेस संभाले, तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके लाखों करोड़ों में लेन देन होते हैं वो खुद नहीं जा सकते। वो क्या करते हैं, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संस्था होती है, एक पार्टी होती है जो वसूली का काम करती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो वो वसूली काम करती है, पैसे को वसूल करने का। उसके पास कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिनके माध्यम से वो आसानी से पैसों को वसूल सकता है। तो ऐसी संस्थाओं को कमीशन बेस में ये काम दे दिया जाता है कि वो हमारी लेनदारियों को, जिन जिन लोगों से हमें पैसे लेने हैं उन लोगों से हमें पैसे दिलवाएगा। फिर लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है। लास्ट में क्या है? उधार पात्रता निर्धारण। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जैसे क्रिसिल, इकरा, है ना, ये क्या करते हैं, ये इस बात को देखते हैं कि जो मार्केट में कंपनी बिजनेस कर रही है उस कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, क्या वो उधार चुका सकता है या नहीं चुका सकती। पैसे अगर किसी कंपनी ने उसको उधार दिए तो वापस पाने की संभावना कितनी है। अलग अलग कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग ये जारी करते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को बतलाते हैं कि ये कंपनी जो है ये इसके उधार वापस करने की क्षमता कितनी है, इसकी कितने एसेट हैं, कितने इसके ऊपर लायबिलिटीज हैं, क्या पहले से बहुत ज्यादा उधार तो इसने नहीं ले लिया। तो वो लोग क्या करते हैं, सिविल स्कोर जारी करते हैं। आपने सिविल स्कोर का नाम सुना होगा। जैसे जैसे हम लोन लेते हैं और उसको पेमेंट करते जाते हैं, हमारा सिविल स्कोर इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट रेटिंग जारी करते हैं, है ना। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो ये काम करती हैं, बदले में उन्हें भी कुछ फीस, कुछ कमीशन मिलता है। तो अभी हमने देखा वित्तीय सेवाओं की प्रकृति, नेचर ऑफ फाइनेंशियल, कि क्या क्या काम ये लोग हमारी ओर से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए केवल पढ़ाई के लिए नहीं, नॉर्मल सामान्य ज्ञान के लिए भी, जीके के लिए भी बहुत ही जरूरी है। आपको इन चीजों को जानना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आज दे पाया हूं। आपके मन में जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।